हाय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल्स आरसी मिशन केमिस्ट्री में। मैं हूं चौबे सर और हम लोग का टॉपिक चल रहा था एटॉमिक मॉडल, जिसमें आप लोगों ने पहले वीडियो में पढ़ा, पिछले वीडियो में रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स, जिसमें कुछ कमियां आई और उस कमियों को दूर करने के लिए, उस कमी को जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, उसको दूर करने के लिए एक और एटॉमिक मॉडल आया जिसको कहते हैं बोर एटॉमिक मॉडल। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल्स, जिसने जो रदरफोर्ड की एटॉमिक मॉडल्स में जो भी कमियां थी उन सभी को दूर किया। ये थोड़ा सा वीडियो बड़ा होगा। इस टॉपिक से, बोर एटॉमिक मॉडल से नीट जेईई मेंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एटॉमिक मॉडल्स। देखिए, अगर मैं बात करूं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने क्या क्या नहीं कर पाया। तो ये नहीं कर पाया कि एटम के स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया, माने एटम स्टेबल होगा, उस कैसे स्टेबल होगा उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने क्या कहा कि ये न्यूक्लियस होगा और ये क्या होगा, इसका सेल है, इसमें मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं, किसका, न्यूक्लियस का, और ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है। तो मैक्सवेल ने क्या कहा कि अगर पॉजिटिव है ये और ये निगेटिव है और कोई चक्कर लगा रहा है, तो ये पार्टिकल्स क्या करेगा, अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, और जब यह एनर्जी को लॉस करेगा तो गिर जाएगा कहाँ, न्यूक्लियस में, माने एटम डिस्ट्रॉय हो गया, नष्ट हो गया। तो इसी बात को जो है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। मैंने क्या कहा कि अगर कोई पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स चक्कर लगा रहा है किसका, न्यूक्लियस का, तो ये चक्कर लगाएगा तो एनर्जी को लूज करेगा, और जब एनर्जी को लॉस करेगा तो एनर्जी को लॉस करने के बाद जब इसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी तो कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, और जब न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा तो एटम हमारा खत्म हो गया, नष्ट हो गया। इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया किसने, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल ने। और एक पॉइंट था, क्या पॉइंट था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल स्पेक्ट्रम लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये स्पेक्ट्रम लाइन क्या है उसको समझिए आप। सपोज करिए कि यहां पर मैंने कोई गैस ले लिया, इसमें हमारा सब गैस भरा है, हाइड्रोजन गैस, कोई भी गैस हो जाए। तो अगर ये गैस है, इसमें से मैं अगर व्हाइट लाइट को क्रॉस करूं, व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, तो यू नो दैट 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब कोई श्वेत प्रकाश, व्हाइट लाइट जो है किसी प्रिज्म से क्रॉस करती है तो वह 7 कलर देती है। और मैं यहां पर अगर कोई स्क्रीन लगा दूं, यहां पर मैंने स्क्रीन लगा दिया, तो यहां पर विबग्योर मिलना चाहिए, विबग्योर 7 कलर मिलना चाहिए। तो यहां पर जो है कभी कभी क्या मिला, वायलेट मिल गया, रेड मिला, तो कभी ऑरेंज नहीं मिला, माने कुछ मिला कुछ नहीं मिला। तो ये स्पेक्ट्रम जो लाइन थी, जो 7 कलर हमको मिल रहे थे स्क्रीन पर, उसमें से कुछ मिला कुछ नहीं मिला। ऐसा क्यों हुआ, इस बात को भी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल जो है एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो इन दोनों पॉइंट को एक्सप्लेन किसने किया, बोर एटॉमिक मॉडल ने। वो कैसे एक्सप्लेन किया, क्या कहा इस एटॉमिक मॉडल ने, आइए उसको हम लोग अच्छे से एकदम स्टार्टिंग से देखते हैं क्या बताया है। तो हमारा टॉपिक क्या है, बोर एटॉमिक मॉडल। जब रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल फेल हो गया तो बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, जिसका नाम रखा गया बोर, BOHR होता है, बोर एटॉमिक मॉडल, एटॉमिक मॉडल, ठीक, बोर एटॉमिक मॉडल। देखिए, बोर एटॉमिक मॉडल्स को दिए थे नील्स बोर ने, नील्स बोर ने दिया था। कब दिए थे, 1913 में। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कब आया था, 1911 में आया था, माने 1911 में वो दिए, उसके 2 साल बाद नील्स बोर ने दिया। जब जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में कमियां दिखी तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको सही बताने के लिए जो है नील्स बोर ने 1913 में अपना बोर एटॉमिक मॉडल दिया। अब आइए देखते हैं कि यह एटॉमिक मॉडल्स है क्या, ये एटॉमिक मॉडल्स हमको क्या बताया। तो पहला पॉइंट, पहले समझिए एक एक पॉइंट को, फिर इसके बाद हम लोग जो इसका फार्मूला आया, डेरिवेशन क्या क्या है, सब कुछ समझेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है, इसने कहा एटम्स हैज ए सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। ये पॉइंट तो आप समझते हैं पहले से, न्यूक्लियस मतलब इस पॉइंट को रदरफोर्ड ने ही बता दिया था। क्या बताया था कि एटम के पास क्या होता है, एक सेंटर होता है, जिसको क्या बोला था, न्यूक्लियस। डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस किसने किया था, रदरफोर्ड ने किया था। ये तो कुछ नया है नहीं। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स
इन फिक्स्ड ऑर्बिटल्स, फिक्स्ड ऑर्बिट्स with fixed energy and fixed velocity। ये पॉइंट देखिए नया मिला हमको। क्या मिला, क्या कहा इसने कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो जो चक्कर लगाता है किसका, न्यूक्लियस का, वो कैसे चक्कर लगाता है, हर जगह चक्कर नहीं लगाता, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में और फिक्स्ड एनर्जी के साथ और फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ। मानी इन्होंने क्या कहा कि सपोज करिए ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया और ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन क्या कहा कि हर एक जगह नहीं होगा, एक फिक्स्ड ऑर्बिट में होगा। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं होगा, फिर यहाँ पर होगा, माने हर एक जगह इलेक्ट्रॉन नहीं। रदरफोर्ड ने क्या कहा था, रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है हर एक जगह है, माने न्यूक्लियस के बाद इलेक्ट्रॉन्स हर एक जगह बैठा हुआ है और ये चक्कर लगा रहा है किसका, न्यूक्लियस का। लेकिन बोर्स ने क्या बताया, बोर्स ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में है और फिक्स्ड एनर्जी और फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ न्यूक्लियस का चक्कर लगाते हैं, ठीक। ये हमको बताया सेकंड पॉइंट ने। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या है बोर्स का, उसको देखते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट में बोर्स ने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स only in those circular orbits for which the angular momentum is integral multiple of h upon 2 pi। माने L इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एन एच अपॉन 2 पाई। ये काफी इंपॉर्टेंट, इसी से निकलेगा बहुत फार्मूले, बहुत सारे डेरिवेशन। माने रदरफोर्ड ने क्या कहा, बोर्स ने क्या कहा, बोर्स ने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन केवल वही सर्कुलर ऑर्बिटल्स में चक्कर लगाएगा फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम, जिसके लिए उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, क्या होता है अभी मैं बताऊंगा इसको, जिसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इज इंटीग्रल से मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 पाई। माने इंटीजर होगा, ये n क्या है, L इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई। माने जिसके लिए उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा h अपॉन 2 पाई होगा, साथ में n है, n क्या है, कोई हमारे पास एक इंटीजर हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, ये n हो सकता है, जैसा नंबर ऑफ सेल रहेगा, ठीक। तो ये हमारा क्या बताया थर्ड पॉइंट, किसने, बोर्स एटॉमिक मॉडल ने। क्या कहा कि एटम के पास क्या होता है, एक सेंटर होता है जिसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। इसके बाद फिर क्या कहा, जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है न्यूक्लियस का, वह एक फिक्स्ड ऑर्बिट में लगाएगा, फिक्स्ड एनर्जी के साथ और फिक्स्ड वेलोसिटी के साथ लगाएगा। इसके बाद थर्ड पॉइंट क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन्स उसी ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा जिसके लिए उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा h अपॉन 2 पाई का इंटीजरल्स होगा, इंटीजरल्स मल्टीपल्स होगा। माने L इक्वल टू n h अपॉन 2 पाई, n क्या होगा 2, 3, 4 कुछ भी आपका n हो सकता है, एक इंटीजर हो सकता है, ठीक। ये बताया थर्ड पॉइंट ने। अब आइए आगे की पॉइंट देखते हैं क्या बताए। थर्ड पॉइंट तक हो गया, अब देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या कर रहा है। क्या कहा फोर्थ पॉइंट, इसने कहा वाइल रिवॉल्विंग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स between electrons and nucleus provide centripetal force
ये चीज़ को ध्यान समझिए, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म मिला हमको। इसने क्या कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो न्यूक्लियस हैं, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो था वही क्या हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। कैसे, उसको समझिए आप। अब जैसे मैंने कहा कि ये आपके पास न्यूक्लियस हो गया और ये मान लीजिए शेल है, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या है, न्यूक्लियस में कौन होता है, प्रोटॉन होते हैं। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज, प्लस चार्ज, और इसके ऊपर माइनस चार्ज। तो प्लस और माइनस के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ये प्लस और माइनस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और जहां फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है चार्ज पार्टिकल के बीच में, वहां पर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये है न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज, इन दोनों के बीच में क्या लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यही जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, जब ये सर्कुलर मोशन करने लगा तो ये क्या हो गया हमारे पास, सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक। अच्छा, अब इसके लिए उन्होंने क्या कहा, माने कि हम ये कह दें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe माने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, Fc माने सेंट्रीपिटल फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, अगर मैं मानूं कि कोई एक पार्टिकल है Q1 और ये यहाँ पर एक पार्टिकल है Q2, दोनों चार्ज हैं Q1 और Q2, इनके बीच का दूरी क्या है, R है। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा Fe इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये होता है हमारा दो ठे चार्ज पार्टिकल के बीच का Fe माने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक। लेकिन अब देखिए ये क्या है, Q1 और Q2 का चार्ज था, ठीक है। अब यहां पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज तो E होता है, लेकिन जो न्यूक्लियस का चार्ज है कितना होगा, तो न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन होते हैं वही होता है चार्ज। भाई न्यूक्लियस के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। तो कितना होगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा, जितना एटॉमिक नंबर होगा वही क्या होता है, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज होता है। कैसे भाई, क्योंकि न्यूक्लियस में है प्रोटॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन बैठे हैं, और जितना एटॉमिक नंबर होता है वही होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितना एटॉमिक नंबर होता है वही क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहां पर मैंने क्या लिखा, Z और E माने चार्ज इसके ऊपर जितना है, ठीक है। माने Z माने एटॉमिक नंबर का चार्ज, इसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं ZE। तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है कितना है, ZE है। माने एक क्या हो गया यहाँ पर, ZE हो गया, और एक क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स। जैसे यहां पर मैंने कहा कि Q1 Q2 दो चार्ज है, तो यहां पर एक चार्ज कौन है, नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिव वाला कौन, न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के चार्ज को क्या बोलते हैं, ZE बोलते हैं। तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा Fe इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का Q1 Q2 की जगह क्या हो जाएगा, Q1 क्या मान लूं मैं, इलेक्ट्रॉन मान लेता हूं, एक के चार्ज इलेक्ट्रॉन है, दूसरा चार्ज कौन है, ZE है, अपान R स्क्वायर। ये हमारा आ गया हमारे एटम के लिए, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है Fc इक्वल टू होता है mv स्क्वायर अपान R, mv स्क्वायर अपान R होता है। तो अब हमारे पास क्या होगा, दोनों की वैल्यू को हम लोग पुटअप कर देते हैं। तो भैया Fe इक्वल टू Fc, तो Fe क्या निकला, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू का क्या है, E है और E है, तो क्या हो जाएगा, ZE का स्क्वायर कर दें, ये दोनों है ना, ZE का स्क्वायर बटे R स्क्वायर इक्वल टू यहां पर क्या है भाई, Fc क्या निकला, mv स्क्वायर अपान R। तो ये हमारे पास हो गया mv स्क्वायर अपान R। तो ये हमारे पास क्या निकला, जो है ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब दोनों हमारे पास फोर्स निकल गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक और सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल के आया, और इसका यूज हमारे पास है। आइए देखते हैं इसका यूज कहाँ पर होगा। तो इसका यूज होगा एप्लीकेशन में, मैं बताऊंगा इसको बाद में, रखे रहिए इसको, तो मिटा ही देते हैं, फिर लिख देंगे, नोट करते हुए चलेंगे आप लोग सारे के सारे फार्मूले को, अगर अच्छे से समझना है तो, ठीक। और इसके बाद हमारे पास क्या आ गया, फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ हुआ था शायद, फोर्थ ही हुआ था। फिफ्थ पॉइंट क्या कहा, while revolving electron
इन फिक्स्ड ऑर्बिट neither gain energy, ध्यान दीजिएगा बात को, neither gain energy nor lose energy। बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या कहा कि जब इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर लगाता है किसका, न्यूक्लियस का, तब ये न तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और न ही एनर्जी को रिलीज करता है। मानिए अगर मैं कहूं कि ये हमारे पास एटम है और ये चक्कर लगा रहा है, ये इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाता है इसका, तो चक्कर लगाते समय न तो एनर्जी को ये गेन करेगा, माने न तो एनर्जी को लेगा और न एनर्जी को लॉस करेगा। ठीक है, दोनों कंडीशन यहां पर नहीं होती। लेकिन आगे का रूल्स फिर मैं पढ़ाऊंगा अभी कि इलेक्ट्रॉन जो है जब रिवॉल्व करता है न्यूक्लियर ऑर्बिट के, तो यह एनर्जी को गेन भी करता है और लॉस भी करता है। वो कब करेगा मैं उसको बताऊंगा, लेकिन तब वहां पर आएगा एक्साइटिंग स्टेट आ जाएगा, माने तब इलेक्ट्रॉन कूदेगा और कूद करके एक सेल से दूसरे सेल में चला जाएगा। तो कंडीशन अलग है, फिलहाल इतना आप दिमाग में रखिए। ठीक है, अच्छा क्यों नहीं करता, उसका कारण है इसका एनर्जी जो होता है हर जगह का फिक्स होता है, n=1, n=2, n=3, n=4, जैसा हमारा सेल रहेगा। ठीक है, अगर 1 है तो उसको बोलते हैं K, L, M, N, ये भी बोला गया था, नाम दिया गया था। फर्स्ट सेल को क्या नाम दिया गया था, K, दूसरे को L, तीसरे को M और चौथे को N नाम दिया गया था। कैसे, जैसे सपोज करिए कि ये हमारे पास न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस का पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल और ये चौथा सेल अगर हो गया तो इसका नाम 1, 2, 3, 4 या इसका नाम K, L, M और N। ठीक है, ऐसे दिया गया था। और क्या कहा कि हर एक सेल की जो एनर्जी होगी वो अलग अलग होती है, और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बैठा है तो ये न तो एनर्जी को गेन करेगा और न ही एनर्जी को लूज करेगा। ठीक, तो ये पॉइंट बताया था पांचवा ने। अब आइए थोड़ा सा आगे कुछ भी देखते हैं हम लोग। पॉइंट हमें मिल गया। छठवां पॉइंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, नील्स बोर एटॉमिक मॉडल का एप्लीकेशन, कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, वेलोसिटी, एनर्जी, ये काफी इंपॉर्टेंस, इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसको अब ध्यान से देखिएगा। 6th पॉइंट हमको क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी एंड लॉस एनर्जी, दोनों करता है। देखिए ऊपर मैंने क्या बताया और नीचे क्या बताया। मैंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन वहां पर गेन, न तो एनर्जी को गेन करता है, नहीं एनर्जी को लॉस करता है। फिर मैंने यहां पर क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन भी करता है और इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लॉस भी करता है। क्यों करता है, लेकिन यहां पर कंडीशन लग गया। क्या कंडीशन है कि इफ इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी देन जंप इन हायर सेल, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा तो कहां चला जाएगा, हायर सेल में चला जाएगा। इफ इलेक्ट्रॉन लॉस एनर्जी देन बैक इन लोअर सेल, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करेगा, लॉस करेगा, तो कहां चला जाएगा, लोअर। ये देखिए आप, मैंने एटम बना दिया और सपोज करिए कि ये यहां पर बैठा इलेक्ट्रॉन, अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन है, अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेगा, क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, गेन करेगा, तो कहां आएगा, इधर बाहर की तरफ आएगा, यहां आएगा, कहीं पर भी आ सकता है, लेकिन कहां चला जाएगा, जंप करके दूसरे सेल में चला जाएगा और हायर सेल में, मतलब न्यूक्लियस से दूर जाएगा, जब एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। सपोज करिए कि इलेक्ट्रॉन यहां पर है और इसने एनर्जी को लॉस किया, और जब एनर्जी को लॉस करेगा तो कहां जाएगा, लोअर में, माने इधर से इधर अंदर की तरफ जाएगा। यही कंडीशन है। फिर समझिए मैंने क्या कहा कि अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन किया, एब्जॉर्ब किया, तो ये कहां जाएगा, न्यूक्लियस से दूर की तरफ जाएगा, माने हायर सेल में जाएगा। और हायर सेल कहां होता है, न्यूक्लियस से जितने डिस्टेंस में जाएंगे आप, वही होता है हायर सेल्स। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी को क्या किया, लूज कर दिया, लॉस कर दिया, तो कहां जाएगा, ये लोअर सेल में जाएगा, माने न्यूक्लियस के अंदर की तरफ जाएगा। ठीक,
ये था नील्स बोर का एटॉमिक मॉडल्स, यही नील्स बोर ने बताया था। अगर मैं आपको पूरी मॉडल्स को दिखाऊं एक बार तो ध्यान से उसको देखिए। मैंने आपको पूरे पॉइंट में क्या बताया, उन सभी पॉइंट का एक्सप्लेनेशन देखिए आप। क्या क्या मैंने आपको बताया कि देखिए, मैंने आपको बताया कि नील्स बोर के अकॉर्डिंग ये होता है न्यूक्लियस। पूरी पॉइंट को ध्यान से समझिए। ये न्यूक्लियस होता है और ये इसका सेल होता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड सेल में ही होते हैं। ये पूरा का पूरा सेल हो गया। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इन सभी सेल में क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन हर एक जगह नहीं पाए जाते, केवल एक फिक्स जगह पर पाए जाते हैं। और ये ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों चक्कर लगाते हैं। बात सही है, चक्कर लगाते हैं। लेकिन वहां पर होता क्या है, जो भी इलेक्ट्रॉन हो, सपोज ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। दोनों के बीच में क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। और वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सेंट्रीपिटल फोर्स में, जिसके द्वारा ये लगातार चक्कर लगाता है और कभी भी एनर्जी को लॉस नहीं करता, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन कभी जो है न्यूक्लियस में नहीं गिरता। इस बात को किसने बताया, बोर्स एटॉमिक मॉडल ने बताया। ये जो होता है n=1 होता है, ये होता है n=2, n=3 होता है, n=4। इसी तरह आगे भी जाएंगे। पहले सेल का नाम K, दूसरे का L, इसके बाद M, इसके बाद N, इन सभी का नाम रखा गया। और इन सभी की एनर्जी जो होती है, सभी सेल की एनर्जी डिफरेंट होती है, सबकी एनर्जी सेम नहीं होती। और अगर हम इधर से इधर आएंगे, मन न्यूक्लियस से दूर की तरफ अगर जाएंगे तो एनर्जी क्या होती है हमारी, इंक्रीज करती है। याद रखिएगा, एनर्जी क्या करती है, यहां से यहां जाने पर इंक्रीज करती है। अगर हम इधर से अंदर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी हमारी, एनर्जी डिक्रीज करेगी। यहां पर एनर्जी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर है तो अगर इसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, माने गेन किया, तो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पर है, अगर इसने एनर्जी को लॉस किया तो कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। माने ये, लेकिन ये याद रखिएगा, ये स्टेट जो होता है जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या तो एनर्जी को लॉस करता है, उस स्टेट को कहते हैं एक्साइटिंग स्टेट, माने उत्तेजित अवस्था होता है, तभी इलेक्ट्रॉन ऐसा काम करता है। ये पूरा था किसका मॉडल, बोर्स का एटॉमिक मॉडल। अब इस पर बेस्ड जो है एप्लीकेशन जो इनका था, मैंने कहा था काफी इंपॉर्टेंट है, वो एप्लीकेशन क्या है उसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। एप्लीकेशन था कैलकुलेशन ऑफ रेडियस, एनर्जी, इसके बाद एक आपका और था शायद रेडियस, एनर्जी, ये सभी टॉपिक्स का कैलकुलेशन जो हम लोग आज देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल में पहला हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ रेडियस। अगर हमको रेडियस को कैलकुलेट करना है तो क्या करना है हमको, R रेडियस h²/4π² me² इंटू का n²/z। तो यू नो दैट कि n²/z क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि n क्या नंबर ऑफ सेल है, z क्या एटॉमिक नंबर है। ये दोनों तो सारे, ये दोनों कांस्टेंट नहीं होते, ये दोनों वैल्यू चेंज हो सकते हैं जिस सेल के लिए, जिस एटॉमिक नंबर के लिए पूछेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक, लेकिन ये इतनी वैल्यू हमारी क्या होती है, चेंज होती है। इसमें h का वैल्यू क्या होता है, 6.62 इंटू का 10⁻⁻27 आर्ग पर सेकेंड होता है। इसके बाद 4 का कोई वैल्यू नहीं होता, 4 तो 4 ही है। पाई का कितना होता है, 3.14। और इसके बाद फिर m का मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो 9.109 इंटू 10⁻28 -28 ग्राम होता है। ठीक है, E कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, यू नो दैट कि कितना 4.808 इंटू का 10⁻10 ESU। ठीक है, इसमें अगर निकालेंगे तो ये आएगा चार्ज। तो ये सभी वैल्यू को अगर हम पुटअप कर दें, कहाँ पुटअप करें इसमें, तो R इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 6.62 इंटू 10⁻27 अपॉन 4 इंटू का पाई का 3.14 का होल स्क्वायर इंटू का m का वैल्यू कितना 9.109 इंटू 10⁻, कितना -28 इंटू का क्या है, E है, तो E का वैल्यू 4.808 इंटू 10⁻10 का क्या रहेगा, स्क्वायर। और इन सभी के इंटू में क्या रहेगा, n²/z। ठीक है, तो इन सभी वैल्यू को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा क्या, ये पूरा सॉल्व करने पर हमको मिलता है 0.529 इंटू का 10⁻8। और यहाँ पर क्या है, इंटू में n²/z, ये हमको मिलता है सेंटीमीटर में। लेकिन इसको हम लेके आते हैं एंगस्ट्रॉन में, तो हमारे पास हो जाता है 0.529 इंटू
एन स्क्वायर अपान जेड, ये किस में हो गया, एंगस्ट्रॉन में। ठीक, तो ये हमारे पास फार्मूला हो गया टोटल, जिस फार्मूले का यूज करके हम लोग रेडियस को निकालेंगे। ठीक, ये फार्मूला हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब जैसे ये एक न्यूमेरिकल है इस पर, और न्यूमेरिकल ने क्या कहा कि एक हाइड्रोजन एटम्स हैं और हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो भी हमारे पास शेल है उसके लिए हमको निकालना है। तो अगर हाइड्रोजन एटम्स है हमारे पास, हाइड्रोजन एटम, इसके फर्स्ट सेल के लिए अगर हम निकालेंगे तो H इक्वल टू क्या होगा, सॉरी, तो Z इक्वल टू क्या होगा, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, N इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, माने फर्स्ट सेल के लिए। तो क्या होगा, R इक्वल टू 0.529 इंटू का, और इसके बाद N स्क्वायर, एन नंबर ऑफ सेल 1 का स्क्वायर अपान एटॉमिक नंबर 1, तो हमारा वैल्यू तो वही आ जाएगा फिर, R इक्वल टू 0.529 एंगस्ट्रॉन। ठीक, अगर कहा सेकेंड सेल के लिए तो क्या हो जाएगा, N इक्वल टू 2, तो इसके लिए क्या होगा, R इक्वल टू 0.529 इंटू का, अब देखिए N इक्वल टू 2 हो गया तो 2 का स्क्वायर अपान 1। ठीक है, तो माने हमारा इसका स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा वही हो जाएगा। अगर कह दिया कि N इक्वल टू 3 के लिए तो क्या होगा, R इक्वल टू 0.529 इंटू का 3 का स्क्वायर माने 9 हो जाएगा अपान 1 एंगस्ट्रॉन में सब। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या निकाल लेंगे, रेडियस, इस तरह से हम लोग निकालेंगे रेडियस, बोर्स के एटॉमिक मॉडल्स उनके फार्मूले के बेस पर। ठीक, तो आइए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसमें स्टडी करते हैं एप्लीकेशन में, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर हमको पूछा कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालिए, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा v इक्वल टू फार्मूला होता है 2 पाई ई स्क्वायर अपान एच इंटू का जेड अपान एन। ठीक, ये फार्मूला, इसका हम लोग यूज करके निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो v इक्वल टू क्या होगा, 2 पाई 2 इंटू का पाई 3.14 इंटू इलेक्ट्रॉन, तो कितना होता है 4.808 इंटू का 10 टू पावर -10 का क्या रहेगा स्क्वायर अपान एच का 6.62 इंटू 10 टू पावर -27 इंटू का जेड अपान एन। ठीक, जब इन वैल्यू को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मिलता है 2.179 इंटू का 10 टू पावर 8 जेड अपान एन। ठीक, लेकिन ये किस में मिलता है, सेंटीमीटर पर सेकेंड में। अगर इसको हम मीटर पर सेकेंड में लाते हैं तो 2.179 इंटू का 10 टू पावर 6 जेड अपान एन मीटर पर सेकेंड। तो ये फार्मूला हमारे पास हुआ, जिसका यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, v इक्वल टू 2 पाई ई स्क्वायर अपान एच जेड अपान एन। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, सभी फार्मूले, इन सभी कांस्टेंट का अगर हम वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला लास्ट में निकल के आएगा, जिसका यूज करके हम लोग क्या निकालेंगे, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सपोज करिए कि आपसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और फार्मूला आपके पास ये नीचे वाला, और हाइड्रोजन के फर्स्ट हाइड्रोजन एटम के मान लीजिए आपके इससे पूछा गया N इक्वल टू 1 के लिए, तो Z इक्वल टू 1 होगा, तो यहाँ पर v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.179 इंटू का 10 टू पावर 6, फिर वही 1/1 सॉल्व कर लेंगे, वही वैल्यू आएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर कहा N इक्वल टू 2 Z इक्वल टू 1 है, माने सेकेंड सेल के लिए नंबर ऑफ सेल क्या हुआ, सेकेंड हाइड्रोजन एटम है तो एटॉमिक नंबर तो Z इक्वल टू 1 ही रहेगा, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 2.179 इंटू का, और यहाँ पर क्या Z अपान n है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यू आएगा वो हमारा आ जाएगा क्या, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन v इक्वल टू। ठीक, तो इस फार्मूले का यूज करके हम लोग निकालेंगे वेलोसिटी ऑफ